अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम करेंगे जेके एसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2021 से पूछे गए थे। इस स्ट्रेंथ था मटेरियल के, यानी कि शॉर्ट में बोलते हैं सॉम। ये लेक्चर आप एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ पर मैं खाली क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा आपको, बल्कि एक क्विक रिवीजन होगा। क्वेश्चंस में खाली कम कराऊंगा, लेकिन इसके रिलेटेड जो भी ऑप्शन है उनको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से सॉल्व होगा और क्विक रिवीजन भी होगा। ये कोर्स आपको इसलिए रखा गया है ताकि आपके लिए क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है, द रेशियो ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन टू द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी इज नोन है। देखो, अगर हम कोई भी ऐसा होगा, कोई बार स्ट्रक्चर, अगर हम इसको ऐसे फोर्स लगाएंगे, पी सपोज फोर्स लगाया, तो ये इसमें जो है ये एक्सटेंड हो जाएगा, ऐसे एक्सटेंड हो जाएगा, यहाँ से भी थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर ये एक्सटेंड हो जाएगा, जो पहले मटेरियल ऐसे था, अब एक्सटेंड, देखो यहाँ से ये जो लेंथ है ये मानेंगे हम सपोज डेल एल, ये डेल एल, तो इसमें जो एलोंगेशन हुआ है वो डेल एल हुआ है, डिफॉर्मेशन डेल एल। ये 2 टाइम्स डेल एल हम सपोज करेंगे, ये टोटल जो डिफॉर्मेशन आया 2L डिवाइड बाई इसका ओरिजिनल जो लेंथ होगा वो डेल एल। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। कितना डिफॉर्मेशन आया, लेकिन हमने इधर जो फोर्स लगाया वो एक्सियल फोर्स लगाया, यानी कि इधर लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में टेंसाइल फोर्स लगाया, तो ये जो स्ट्रेन आएगा ये टेंसाइल यानी कि लीनियर स्ट्रेन या एक्सियल स्ट्रेन इसको हम कहेंगे। देखो ये वाला जो डायमेंशन था, सपोज कर ये डायमीटर था, इसका भी जो डायमेंशन है चेंज हो गया साइज में, लेकिन यहाँ पर जो इसका साइज जो है ये इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देखो ये डिक्रीज हो गया इसका साइज यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम बोलेंगे लेटरल स्ट्रेन, कि लेटरल डायरेक्शन में कितना स्ट्रेन आया। अगर हम बोलेंगे कि पहले ये इसका जो डायमेंशन डी डेल डी चेंज हो गया, तो डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन कितना था इसका डी, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल डी बाई डी, तो कितना चेंज इन डायमेंशन हुआ। ये जो पॉइसन्स रेशियो है, पॉइसन्स रेशियो क्या होता है? पॉइसन्स रेशियो होता है लेटरल डायरेक्शन में। देखो अभी हमने देखा कि लेटरल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया था इस डायरेक्शन में, लेकिन इस डायरेक्शन में भी कुछ स्ट्रेन आया। जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं होता है उस डायरेक्शन में स्ट्रेन आया है, जिसको हमने कहा था लेटरल स्ट्रेन। तो वही जो ये पॉइसन्स रेशियो म्यू होता है, ये होता है लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन कितना आया डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जिसके डायरेक्शन में फोर्स पड़ता है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं हम और उस साइड कितना स्ट्रेन आया उसको हम बोलते हैं लीनियर स्ट्रेन, एक्सियल स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और लेटरल डायरेक्शन में कितना आया, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना स्ट्रेन आया, उसको हम बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डिवाइड बाय लेटरल स्ट्रेन, इसको हम बोलते हैं पॉइसन्स रेशियो। यह हमेशा नेगेटिव डालते हैं, क्योंकि देखो अगर हमने इस डायरेक्शन में फोर्स डाला था इस डायरेक्शन में, तो ये वाला जो डायमेंशन है ये डिक्रीज हुआ था। देखो ये डायमेंशन जो है डिक्रीज हुआ था, इसलिए इसको नेगेटिव लाते हैं, क्योंकि ये डिक्रीज हो जाता। तो कुछ चीज़ें हमको जो याद रखनी है, देखो पॉइसन्स रेशियो जो होगा, कुछ मटेरियल का ये याद रखना है आपको। इसमें पहले आता है कॉक का, इसका 0 होता है। यहाँ पर ट्रांसफर स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर स्ट्रेन, ये भी फॉर्मूला लिखा है, आपको रखना है याद। इसका कंक्रीट का 0.1 टू 0.2, ये कभी कभी आते हैं। और रबर का कितना होता है 0.45 टू 0.5, ये मैक्सिमम होता है इसका। ये जो जनरली होता है 0 टू 0.5, लेकिन इसके लिए है लास्ट पॉइसन रेशियो स्टॉप के नॉट बी लेस देन, किससे नहीं होना चाहिए 0 -1 से। ठीक है, अब ये थोड़ा डायमेंशन देखो, यहाँ पर हमने फोर्स लगाया था इस डायरेक्शन, पहले मटेरियल जो था वो इस डायरेक्शन, देखो पहले जो ये सिलेंडर एक था इतना बड़ा था, इसमें फोर्स लगाया हमने इस डायरेक्शन में, तो ये धीरे धीरे इस डायरेक्शन में जो डायमीटर की डायरेक्शन में ये कंट्रैक्ट हो गया, यानी कि लेटरल ये साइज इसका डिक्रीज हो गया। ये साइज डिक्रीज कितना हुआ डेल डी डिक्रीज हुआ, तो ये बोल रहे हैं डेल डी डिक्रीज हुआ। अगर हम देखेंगे लेटरल डायरेक्शन में फुल स्ट्रेन कितना आएगा, वो होगा डेल डी बाई डी। ऐसे इस डायरेक्शन में देखो ये टोटल इंक्रीज इन लेंथ सपोज हो गया डेल एल, हम बोलेंगे कि लेटरल जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वो डेल एल बाई एल, ओरिजिनल लेंथ कितना होगा इसका। ठीक है,
देखो ये लेटरल डायरेक्शन में, लेटरल स्ट्रेन में, आपको तो पता है यार। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना चेंज इन वॉल्यूम हो गया डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन देखते हैं, डिफॉर्मेशन, चेंज इन डिफॉर्मेशन इट्स ओरिजिनल लेंथ टू द परपेंडिकुलर टू द। देखो पहले ये आगे भी हम पढ़ेंगे, पहले अगर मेंबर परपेंडिकुलर होते हैं, इसको इस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे तो इसका शेप ऐसे हो जाएगा थोड़ा। तो ये अब 90 डिग्री नहीं रहा, 90 डिग्री से कितना चेंज हुआ है उसको हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन। देखो इसकी वजह से साइज चेंज हो जाता है, लेटरल स्ट्रेन की जो नॉर्मल स्ट्रेन हम बोलते हैं उसकी वजह से साइज चेंज हो जाता है। लेकिन अगर हम बोलेंगे एक्सियल स्ट्रेन, इसकी वजह से क्या होता है, शेप चेंज हो जाता है। ये याद रखना, ये लीनियर स्ट्रेन की वजह से होता है, ये शेयर स्ट्रेन की वजह से होता है, शेयर स्ट्रेन की वजह से शेप। और लेटर ये जो लीनियर स्ट्रेन है इसकी वजह से चेंज इन वॉल्यूम भी हो जाता है, चेंज इन वॉल्यूम। लेकिन शेप की वजह से चेंज इन वॉल्यूम नहीं होता है। ये हमने इधर डिटेल में डिस्कस किया है कि सारा कैसे होता है, ये इनका याद रखना है आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का एक्चुअली क्वेश्चन है, लेकिन हम इधर इसको करेंगे अच्छे से। देखो अगर हम इधर यही वाला फोर्स, यही डायग्राम है, इधर इन 20 किलो न्यूटन लोड आएगा, हमको निकालना है ए बी में कितना फोर्स आएगा, यानी कि इस मेंबर में कितना फोर्स आएगा, और किस मेंबर में, एफ बी सी हम सारे मेंबर में फोर्स निकालेंगे। देखो पहले ये 30 डिग्री है, अगर मैं ऐसे यहाँ पर ऐसे ये पैरेलल लाइन ड्रा करूंगा, पैरेलल लाइन, और इधर ये यहाँ पर परपेंडिकुलर आएगा, तो ये कितना होगा, ये एंगल ये होगा 60 डिग्री, ठीक है 60 डिग्री। अगर ये एंगल भी 60 डिग्री है, देखो यहाँ पर भी ये एंगल भी 60 डिग्री है, तो ये जो लाइन है ये यहाँ से यहाँ तक एक ही लाइन है, यानी कि स्ट्रेट लाइन है जो 180 डिग्री है। ये वाली लाइन, ये एक ही लाइन है 180 डिग्री। इसका मतलब ये जो फोर्स है ये एक ही डायरेक्शन में पड़ता है। ये जो 20 किलो न्यूटन का फोर्स है ये इसी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब ये जो सी बी मेंबर का फोर्स है वो सारा का सारा 20 किलो न्यूटन सी बी मेंबर लेगा। लेकिन आपको इससे पहले एक डायमेंशन याद रखना है, अगर फोर्स टुवर्ड्स द जॉइंट होगा, अगर फोर्स हम निकालेंगे, ये साइन कन्वेंशन है, अगर फोर्स टुवर्ड्स द जॉइंट होगा ऐसे, तो ये कंप्रेसिव होगा, कंप्रेसिव। ये कंप्रेस करने की कोशिश करेगा जॉइंट को। और अगर ये फोर्स कोई भी जॉइंट, सपोज ये जॉइंट कोई भी एक जॉइंट, उसको अगर उस टुवर्ड्स फोर्स आएगा टुवर्ड्स जॉइंट तो वो कंप्रेसिव लेंगे हम, अगर अवे फ्रॉम द जॉइंट होगा तो वो टेंसाइल होगा, ठीक है टेंसाइल। अभी यहाँ पर जो ये है क्वेश्चन, मैंने आपको ये बताया ऑलरेडी कि यहाँ पर जो फोर्स है ये स्ट्रेट लाइन में ही है, तो जो सारा का सारा फोर्स है इधर, ये सारा का सारा फोर्स जो है ये इसी मेंबर के पास थ्रू होगा। और अगर ये फोर्स ऐसे आ रहा है, जो मेंबर है ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स देगा, कितने किस डायरेक्शन में, अपोजिट। देखो अगर ये 20 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन में आ रहा है, 20 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो मेंबर किस डायरेक्शन में फोर्स देगा, ये भी इस अपोजिट होता है, क्योंकि इसको स्टेबल बनाना है ये अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो 20 किलो न्यूटन आएगा, किसमें, सी बी में। और फोर्स कौन सा आएगा, क्योंकि टुवर्ड्स द जॉइंट है तो इसलिए सी बी 20 किलो न्यूटन होएगा कंप्रेसिव, ठीक है कंप्रेसिव फोर्स, इस मेंबर में कंप्रेसिव फोर्स आएगा। और अब हम करेंगे इसका दूसरा पार्ट। देखो थोड़ा ये चेंज करेंगे इसका साइज। देखो अब हम जॉइंट बी लेंगे, जॉइंट बी पर सपोज करो जॉइंट बी है, इस मेंबर पर फोर्स आया कितने न्यूटन का, ये 20 किलो न्यूटन का फोर्स, क्योंकि टुवर्ड्स द जॉइंट है 20 किलो न्यूटन, क्योंकि इधर फोर्स ऐसे आएगा यहाँ से ऐसे, तो 20 किलो न्यूटन। ये पॉइंट जॉइंट बी है, सपोज करो ये मेंबर ए बी है, ये मेंबर ए बी है, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री। देखो अगर हम इसके कंपोनेंट्स निकालेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये जो आएगा, देखो अगर इसमें फोर्स है टुवर्ड्स, देखो फोर्स ये है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये जो फोर्स लगाएगा ये जरूरी इस डायरेक्शन में, सपोज करो हम पहले ही कंसिडर करेंगे ये इस डायरेक्शन में फोर्स अवे फ्रॉम द जॉइंट है, तो यहाँ पर जो फोर्स आएगा, अब हम कंपोनेंट्स करेंगे इसको, ये ए बी इस डायरेक्शन, सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू 0, सबमिशन ऑफ ए बी
ये इस डायरेक्शन, ये -20 cos 60 डिग्री। तो ए बी ये किसके बराबर है 0, तो ए बी आएगा 20 cos 60 डिग्री। तो ए बी होगा 20 cos 60 होता है 1/2, तो ए बी 10 किलो न्यूटन आएगा। जो फोर्स आया है वो 10 किलो न्यूटन, क्या आया अवे फ्रॉम द जॉइंट। यहाँ पर क्या था फोर्स अवे फ्रॉम द जॉइंट, यहाँ टुवर्ड्स द, जो अवे फ्रॉम द जॉइंट होता है वो क्या होता है टेंसाइल। देखो अब आपको देखना है 10 किलो न्यूटन, देखो एफ ए बी में 10 किलो न्यूटन पर क्या है टेंसाइल, या ये आएगा यही। और एफ बी सी में कितना है, एफ बी सी में निकाला था हमने ऑलरेडी 20 किलो न्यूटन, वो 20 किलो न्यूटन कितना था टेंसाइल, वो था 10 कंप्रेसिव कंप्रेसिव। तो ये आंसर आएगा इसका, ठीक है ये आंसर आएगा इसका। इस नंबर में 0 आएगा, देखो क्योंकि हमने ऑलरेडी रूल पढ़ा है कि अगर दो फोर्सेस लीनियर होंगे ऐसे कोई भी, और एक तीसरा फोर्स आएगा ऐसे, तो उस नंबर में फोर्स जो होता है 0 होता है। अगर दो फोर्स ऐसे जो मेंबर होंगे वो लीनियर होंगे, जो तीसरा मेंबर ज्वाइन करेगा वहाँ पर अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, तो वहाँ पर हम बोलेंगे कि जो ये तीसरे मेंबर का फोर्स होगा वो 0, इसलिए इस मेंबर का फोर्स 0 होगा। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ, स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस अगले सीरीज में कराऊंगा, तो वहाँ पर आपको ये डिटेल में पढ़ाऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, स्ट्रेन एनर्जी जो होता है शाफ्ट में वो कितना होता है, वो 1/2 ऑफ टी, मतलब टॉर्क कितना लगाएगा हम, और उसमें थीटा कितना है। सपोज अब हमने टॉर्क लगाया इधर, ये जो पहले मेंबर यहाँ पर ए था, टॉर्क लगाने के बाद जो ए है ये यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है ए डैश पर, जो थीटा एंगल आया और टॉर्क कितना लगा टी, इसमें स्ट्रेन एनर्जी होगा वो 1/2 इंटू थीटा होगा। और ये याद रखना, अगर ये हम निकालेंगे उसमें स्ट्रेन एनर्जी, जब हम एक्सियल फोर्स लगाते हैं तो वहाँ पर अगर एक्सियल फोर्स लगाएंगे हम पी, वहाँ पर हो जाता है 1/2 ऑफ पी मल्टीप्लाई डेल्टा, यानी कि जो ग्राफ होता है एरिया होगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का वही होगा, कितना फोर्स कितना डिफ्लेक्शन, इसका जो एरिया होगा वही होगा स्ट्रेन एनर्जी स्टोर, ठीक है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर 1/2 पी इंटू। और अगर हम इधर ये जो थीटा है इसको हम वैल्यू पुट करेंगे, तो ये वैल्यू जो होता है ये टी मल्टीप्लाई एल दिख रहा होगा, टी एल बाय जी जे, तो इसका हम वैल्यू डालेंगे टी इंटू जी जे, तो ये आएगा टी स्क्वायर एल बाय 2 जी, ठीक है। आप इसको यहाँ से देख लेना पूरा, ये स्ट्रेन एनर्जी इसके बराबर भी होता है टी स्क्वायर 4G वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट, ठीक है। और पावर हम निकाल सकते हैं टी मल्टीप्लाई ओमेगा, ओमेगा किसके बराबर है 2π/60। थोड़ा सा एजम्पशंस की तरफ भी हम देखेंगे, प्योर टॉर्जन के केस में हम एजम्पशन जो लेते हैं टॉर्जन फार्मूला के लिए, स्ट्रेच जो होता है शुड नॉट बी मोर देन प्रोपोर्शनल लिमिट्स, और प्लेन सेक्शन जो में प्लेन बिफोर एंड आफ्टर, ये डू नॉट वॉप, मतलब ऐसे नहीं हो जाता है इसका, ठीक है। अगर ये मेंबर होगा लीनियरली बिहेव करेगा, ऐसे नहीं होगा, इसको वार्पिंग कहते हैं, ठीक है। सर्कुलर सेक्शन रिमेन सर्कुलर शाफ्ट, और ये खाली किसके लिए होता है सर्कुलर के लिए वैलिड है, रेक्टेंगुलर के लिए वैलिड नहीं है। इधर जो रेक्टेंगुलर मैंने देखा है रेक्टेंगुलर के लिए वैलिड नहीं है, रेक्टेंगुलर एजम्पशन से फॉलो नहीं करता है। शाफ्ट लोडेड ट्विस्टिंग कॉपुलेशन, देखो ये फार्मूला जनरल आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। A beam of depth symmetrical, a beam of depth 300 डेप्थ और सिमेट्रिकल आई सेक्शन है, सिमेट्रिकल आई सेक्शन है, इज सिंपली सपोर्टेड ओवर सिपन, जिसमें यूडीएल लगा है, इतना बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो इतना एक्सीड नहीं होना चाहिए। देखो अगर हम पहले ही मानेंगे ये सिंपली सपोर्टेड है ऐसे बीम, इसमें जो यूडीएल लगा है इसका जो मैक्सिमम मोमेंट होता है वो WL²/8 होता है, ये याद रखना है आपको। और हमको निकालना है कि W कितना होगा, ये W कितना होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस एक्सीड नहीं होना चाहिए इससे, ठीक है। हमको पता है बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला M/I σ/y, पहले हमको पता है ये WL²/8 है, पहले हम बेंडिंग मोमेंट निकालने की कोशिश करेंगे, तो M = सिग्मा मल्टीप्लाई y डिवाइड बाय आई। अगर ये मैक्सिमम देखो स्ट्रेन कहाँ पर मैक्सिमम होगा, अगर ये हम यहाँ पर स्ट्रेस निकालेंगे, स्ट्रेस मैक्सिमम इस पॉइंट न्यूट्रल एक्सिस से d/2 डिस्टेंस पर होगा, ठीक है d/2 डिस्टेंस। तो यहाँ पर कितना दिया है 300, इसका मतलब जो y आएगा वो आएगा 300/2, ठीक है। तो 1
150 आएगा। तो अब हम m निकालेंगे, m कितना आएगा, m आएगा सिग्मा कितना दिया है 100 मल्टीप्लाई आई कितना दिया है 10⁻⁸ डिवाइड बाई y कितना लेना है न्यूट्रल डेप्थ यानी कि जो एक्सिस से कितना मैक्सिमम डेप्थ है, कितना मोस्ट एक्सट्रीम फेवर तक जहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस आता है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस इस पॉइंट पर आएगा, तो इधर जो डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस है वो कितना है d/2 कितना होगा 150। ये सारा डायमेंशन हम न्यूटन एवं स्क्वायर में दिया है, इसलिए इसका जो ये 10⁻10 डिवाइड बाई 150 अब हम निकालेंगे 10⁻10 डिवाइड बाई 150 तो ये 66.67 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm। देखो अगर हम कन्वर्ट करेंगे इसको किस में किलो न्यूटन मीटर में, तो ये आएगा 66.67 किलो न्यूटन मीटर। अब हमको पता है m निकला हमारा, m किसके बराबर, तो WL²/8 ये पुट करेंगे 66.67 और WL² L कितना दिया है 6, देखो L दिया है 6 मीटर, 6² डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 66.67 तो ये निकल के आएगा W आएगा मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 36 14.8 किलो न्यूटन मीटर सेकेंड। ठीक है, ये आंसर आएगा इसका 14.8 ये आंसर। देखो इसमें हमने देखा था जो जो बीम दिया था इधर वो सिंपली सपोर्टेड बीम दिया था। ठीक है, इसका जो मैक्सिमम मूवमेंट होता है वो WL²/8 होता है। लेकिन अगर इसके सिवा कोई और बीम होगा, सपोज करो यहाँ पर दिया है अगर कैंटिलीवर होगा और P लोड होगा तो उसमें उस केस में SFD ये बनेगा और जो मूवमेंट होगा वो -PL होगा। और अगर ऐसे होगा तो ये WL²/2 होगा। अगर इस केस में UVL लोड होगा तो मैक्सिमम मोमेंट ये आएगा। ऐसे ही अगर ये होगा तो ये PAB/L होगा। अगर ये तो ये WL² और रिएक्शंस कितने होंगे, ये रिएक्शंस होंगी ये, और ये SFD BMD। ठीक है, ये याद रखना है। इस केस में कितना आता है मैक्सिमम मोमेंट WL²/9√3 और इस केस में भी याद रखना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। द प्रॉपर्टी दैट हेल्प्स टू ड्रॉ द वायर इज, जो हमको वो प्रॉपर्टी पता नहीं है जो हमको हेल्प करता है कि वायर ड्रॉ करने में, वो प्रॉपर्टी होती है किसमें, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है पहले हम डिफाइन कर देखो इसका आंसर ये है। अब हम पहले करेंगे टेंसिटी डिफाइन। टेंसिटी होता है अगर हम किसी भी स्ट्रक्चर पर टेंसाइल लोड लगाएंगे, टेंसाइल लोड ये कितना रेजिस्टेंस दिखाएगा अंडर द एक्शन ऑफ टेंसाइल लोड ताकि फ्रैक्चर ना हो। कितना रेजिस्टेंस दिखाएगा टेंसाइल लोड के अप्लाई करने से, उसको हम बोलेंगे टेंसिटी कितना है। यानी कि स्ट्रक्चर जिस पर हम टेंसाइल लोड लगाएंगे, टेंसाइल लोड पर वो उसको फ्रैक्चर होने नहीं देगा, उस चीज़ को, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं टेंसिटी। प्लास्टिसिटी होता है इन इलास्टिक स्ट्रेन। सपोज करो पहले हम इलास्टिसिटी डिफाइन करेंगे। हमने सपोज करो पहले यहाँ पर कुछ किसी भी मेंबर पर P लोड लगाया तो इसमें कुछ स्ट्रेन आया, तो जब हमने ये लोड P वापस उठाया तो ये स्ट्रेन है ये वापस अपनी जगह, यानी कि पहले अगर 2 mm का स्ट्रेन आया था, अब ये 2 mm का 2 यूनिट का स्ट्रेन आया था, तो ये वापस अपनी पोजीशन पर आएगा अगर हम ये लोड रिमूव करेंगे। तो इसको बोलते हैं इलास्टिक स्ट्रेन, यानी कि इलास्टिसिटी। ये स्ट्रेन कुछ नहीं दिखा है, रिगेन इट्स पोजीशन, उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो ये जो स्ट्रेन था ये इलास्टिक स्ट्रेन था, यानी कि वापस आया, रिगेन किया अपनी पोजीशन। लेकिन कुछ डिफॉर्मेशन परमानेंट होते हैं। परमानेंट मतलब कि अगर हमने P लोड लगाया था, अगर 5 mm का यहाँ पर 5 mm का स्ट्रेन आया था, ये 3 mm का परमानेंट दिखाएगा। अगर हम लोड रिमूव भी करेंगे तब भी कुछ डिफॉर्मेशंस आएगा, और जो डिफॉर्मेशन परमानेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी कुछ डिफॉर्मेशन जो इन इलास्टिक स्ट्रेन होता है। और डक्टिलिटी क्या होता है, ये अगर हम किसी भी चीज़ पर क्या लगाते हैं डक्टाइल लोड यानी कि टेंसाइल लोड, ये इसमें क्या है टेंसाइल लोड लगाते हैं
तो ये परमानेंट डिफॉर्मेशंस नहीं दिखाता, ये कुछ इनइलास्टिक स्ट्रेन दिखाता है, यानी कि इलास्टिसिटी इसमें, ये इलास्टिसिटी के अपोजिट होता है। ये जो डक्टिलिटी है इलास्टिसिटी के अपोजिट होता है। इसमें क्या है डक्टिलिटी में, अगर इसमें हम टेंसाइल लोड लगाते हैं, डक्टिलिटी में टेंसाइल लोड, हमें याद रखना टेंसाइल लोड, मैंने बोला टेंसाइल लोड लगाते हैं तो इसमें इनइलास्टिक स्ट्रेन आता है। इनइलास्टिक स्ट्रेन मतलब जो वापस नहीं आता, इनइलास्टिक रिगेन अपनी पोजीशन नहीं करता है। तो जो वो प्रॉपर्टी होता है उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, देखो इधर डक्टिलिटी के बारे में कुछ जानकारी दी है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच गिव्स मेजर टू एक्सटेंट विच मटेरियल विल बी डिफॉर्म, कि कितना डिफॉर्म होगा फॉर द फेलियर। अगर फ्रैक्चर होने से पहले अगर हमने लोड लगाया टेंसाइल लोड, तो वो कितना डिफॉर्मेशन यानी कि कितना स्ट्रेन दिखाएगा, जितना ज़्यादा स्ट्रेन दिखाएगा उतना ज़्यादा हम कहेंगे कि इसमें क्या है, इस मटेरियल में डक्टिलिटी है, कि फ्रैक्चर होने से पहले वो कितना डक्टाइल, कितना स्ट्रेन दिखाएगा, जितना स्ट्रेन दिखाएगा इसका मतलब वो अच्छा है, डक्टाइल है। डक्टिलिटी जो मटेरियल की एबिलिटी टू ड्रॉन इनटू द थिन वायर्स, इसकी वजह से हम थिन वायर्स को इनमें ड्रॉ कर सकते हैं। इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू डिफॉर्म अंडर द टेंसाइल लोडिंग, टेंसाइल लोडिंग। ठीक है, याद रखना अगेन टेंसाइल लोडिंग। देखो एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू डिफॉर्म अंडर द कंप्रेस लोड, अगर कंप्रेस लोड होगा उसको हम बोलते हैं मेलेबिलिटी। क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी किस में डिफाइन करते हैं, कंप्रेस लोड। और डक्टिलिटी किसके अंडर, ये टेंसाइल लोडिंग के अंडर। और डक्टिलिटी की और मेलेबिलिटी की वजह से हम क्या करते हैं, ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। और मोस्ट मेलेबल जो मेटल है वो गोल्ड है। गोल्ड को हम किसी भी शेप में, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी की वजह से, मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको हम किसी भी शेप में ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, और प्लेटिनम जो है वो मोस्ट डक्टाइल होता है। प्लेटिनम, प्लेटिनम मोस्ट डक्टाइल होता है। देखो यहाँ पर ये जो है प्लेटिनम मोस्ट डक्टाइल होता है, गोल्ड मोस्ट मेलेबल। इसमें जो है पोस्ट मटेरियल इज टर्म्ड एज डक्टाइल इस, अगर इसका पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन मोर देन 5% होगा। पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन मोर देन 5% अगर होगा, इसको हम बोलेंगे कि ये मोस्ट मतलब डक्टाइल अच्छा है। देखो इधर जो पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन है ये पॉइंट बी के बाद आता है, यील्ड स्ट्रेस के बाद जितना भी रीजन है बाकी उसको हम बोलते हैं पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन। देखो ये वाला रीजन जो है पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन। देखो जिस मटेरियल का ये पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन ज़्यादा होगा उसको हम बोलेंगे वो उतना मोस्ट डक्टाइल होगा। कुछ प्रॉपर्टीज फर्दर ये डिफाइन है, टेंसिटी हमने पहले ही बोल दिया, अंडर द एक्शन ऑफ टेंसाइल लोड कितना रेजिस्टेंस दिखाएगा फ्रैक्चर के बिफोर, तो उसको हम बोलते हैं टेंसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है, जो मटेरियल डिफॉर्म होता है अंडर द लोड एंड रिटर्न इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और वो अपनी ओरिजिनल डायमेंशन वापस रिटर्न करता है, उसको हम बोलेंगे जब हम रोल रिमूव करेंगे लोड तो उसको हम बोलेंगे कि इसमें इलास्टिसिटी अच्छा है। आपने देखा है मोस्टली जो माइल्ड स्टील है मोस्ट डक्टाइल होता है। किसी किसी को कन्फ्यूजन होता है शायद रबर ये होता है इलास्टिक, लेकिन नहीं, वो रबर होता है ब्रिटल। ये याद रखना, रबर ब्रिटल होता है क्योंकि उसमें पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन लेस देन 5% होता है। फेलियर से पहले उसमें प्लास्टिक, वो जो प्लास्टिक स्ट्रेन है वो ज़्यादा नहीं आता। प्लास्टिसिटी क्या है, इस मटेरियल अंडर गोज इन इलास्टिक स्ट्रेन बियॉन्ड दोज ऑफ एट द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, प्लास्टिक एट ए पर्टिकुलर इज यूजफुल फॉर द ऑपरेशन ऑफ प्रेसिंग या फॉर्गिंग के लिए अच्छा होता है। क्रीप होता है वो स्ट्रेन जो हम किसी लोड पर लगा, देखो सपोज करो इधर हमने पी लोड लगाया तो यहाँ पर जो डिफॉर्मेशन आया डेल आया, लेकिन अगर यही कंटिन्यूस लोड बहुत टाइम तक रहेगा तो ये फिर भी डिफॉर्मेशन दिखाएगा, कुछ डिफॉर्मेशन। अगर इधर 1 mm का डिफॉर्मेशन था तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये 2 mm हो जाएगा किस अंडर द सेम सस्टेन लोड। तो जो टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं क्रीप। मैलेबिलिटी हमने अभी देखा है, जो कंप्रेस लोड हम किसी भी स्ट्रक्चर पर अप्लाई करते हैं, किसी भी मटेरियल पर अप्लाई करते हैं, तो वो क्या है, उसमें क्या होता है ऑल डायरेक्शंस में विदाउट एनी रैप्चर, वो फेल नहीं होता है, ऑल डायरेक्शन में हमको उसको ड्रा कर सकते हैं, तो विदाउट एनी फ्रैक्चर उसको हम बोलते लाइक शीट्स, उसको हम बोलते हैं मैलेबिलिटी। ये गोल्ड में सबसे ज़्यादा होता है, याद रखना। ब्रिटलनेस होता है जिसमें पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन लेस देन 5%, जो हमने अभी दिखाया था ये पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन, यानी कि जो परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है वो जिसमें कम होता है उसको हम बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल, क्योंकि वो फेलियर, या इसका मतलब
वो कुछ डिफॉर्मेशन नहीं दिखाता है। जब वो फेल होता है वो डिफॉर्मेशन कुछ कुछ भी नहीं दिखाता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि जो जितना ब्रिटल होता है वो सडन फेलियर दिखाता है, इसलिए वो प्रेफर नहीं करते हैं हम कंक्रीटिंग में, क्योंकि वो सडन फेलियर दिखाता है, स्ट्रेन कुछ भी नहीं, डिफॉर्मेशन कुछ भी नहीं दिखाता है। और डक्टाइल मटेरियल वही जो जिसमें पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन ग्रेटर देन 5% है, यानी कि ये स्ट्रेन बहुत दिखाता है, प्लास्टिक स्ट्रेन बहुत दिखाता है किसके फेलियर से पहले। फिटिक फेलियर होता है, देखो अगर हमने पहले इस डायरेक्शन में लोड लगाया तो ये ऐसे हो जाएगा, फिर इस डायरेक्शन में लोड लगाया तो ये ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे ही ये जो हम सिट्रसेस लगाते हैं कभी इस नेचर का कभी इस नेचर का, उसको हम बोलते हैं फटीग। इसको इसमें जो फेलियर आता है वो फटीग फेलियर आता है, ठीक है। जो रिवर्सल ऑफ सिट्रसेस होते हैं इसमें देखो नंबर ऑफ साइकिल्स दैट प्रोड्यूस अ फटीग फेलियर, इसमें यानी कि रिवर्सल ऑफ सिट्रसेस होता है, कभी इस डायरेक्शन में लोड आता है कभी इस डायरेक्शन में। जितना इसका स्ट्रेंथ होता है ये उससे पहले ही फेल हो जाता है। देखो अगर फॉर एग्जांपल हमने माना था इसका 400 MPa स्ट्रेंथ था, लेकिन अगर इसमें ये रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस आया, फटीग फेलियर आया, तो ये 200 पर ही फेल होगा, क्योंकि ड्यू टू द रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो यील्ड इज डिफाइंड एज अ ट्रांजैक्शन जो कि इलास्टिक बिहेवियर टू प्लास्टिक बिहेवियर, ये अच्छे पॉइंट है। देखो यील्ड पॉइंट क्या है, जो इलास्टिक टू प्लास्टिक लिमिट हो जाता है। और यील्ड स्ट्रेंथ जो है, ये यील्ड स्ट्रेंथ लोअर यील्ड पॉइंट पर हम डिफाइन करते हैं। लोअर ये किसी मटेरियल का, सपोज करो ये माइल्ड स्टील का हमने ड्रा किया, तो इसमें जो है यील्ड स्ट्रेंथ कहाँ पर डिफाइन करते हैं। सपोज ये करो Fe 250, हमने ये बोला कि इसका स्ट्रेंथ ये है, तो ये लोअर यील्ड स्ट्रेंथ पर हम डिफाइन करते हैं, लोअर यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये प्रोपोर्शन लिमिट है, जहाँ तक हुक्सला वेल्डेड होता है ये यील्ड स्ट्रेंथ होता है, यानी कि लोअर पॉइंट। इसके बाद ये प्लास्टिक रीजन होता है। प्लास्टिक रीजन वो रीजन होता है जहाँ पर हम स्ट्रेन जो है रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन नहीं करता है। इलास्टिक रीजन, अगर हम यहाँ इस रीजन में, इलास्टिक रीजन वो रीजन होता है ये अप टू द किस पॉइंट तक होता है, यील्ड स्ट्रेंथ। अगर इस रीजन में हम लोड को रिमूव करेंगे तो ये रिगेन अपनी पोजीशन वापस करेगा, ठीक है। इसी में हुक्स लॉ वैलिड होता है, हुक्स इसमें वैलिड होता है। और इसके बाद ये प्लास्टिक रीजन होता है, ये होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। इसके बाद ये फ्रैक्चर होता है, ठीक है। थोड़ा ये डिटेल में दिखाऊंगा। देखो अगर हमने ये इस साइड से स्ट्रेस होता है, ये स्ट्रेन, ठीक है। इधर ये लिखा है परफेक्टली प्लास्टिक यील्डिंग, परफेक्टली प्लास्टिक। देखो इधर लोड हम कुछ भी, आपने पहले हमने अगर लोड किया तो लीनियरली जितना स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, जितना लोड उतना ही स्ट्रेन। देखो यहाँ तक ये लीनियर रहता है, ठीक है, पॉइंट ए तक। उसके बाद ये जो है ये इसको हम बोलते हैं पॉइंट ए तक, ये प्रोपोर्शनल लिमिट। इसके बाद ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट ये इलास्टिक पॉइंट होता है। क्या होता है, इलास्टिक पॉइंट। और ये पॉइंट सी जो है, पॉइंट सी, इसको हम बोलते हैं अपर यील्डिंग पॉइंट, अपर लिमिट, अपर लिमिट, ठीक है। और ये जो पॉइंट डी है इसको बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। और इसी पॉइंट डी पर, ये जो पॉइंट डी है इसी पर हम यील्ड स्ट्रेंथ यानी कि ग्रेड ऑफ स्टील डिफाइन करते हैं। यानी जैसे हम बोलते हैं Fe 250, Fe 415 का अलग है, डिफॉर्म्ड बार उसका प्रूफ स्ट्रेन ऑफ 0.2% पर वो लेते हैं, वो अलग हम डिफाइन करेंगे। जो पॉइंट डी है इसी को हम बोलते हैं कि ये स्ट्रेंथ, डिजाइन स्ट्रेंथ इसी पर बेस्ड होता है, डी पॉइंट पर। इसके बाद ये जो है, देखो अगर हम इसके बाद स्ट्रेस हम अप्लाई नहीं करते, देखो स्ट्रेस सेम रहता है, लेकिन ये जो स्ट्रेन है बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। इसको हम बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक या यील्डिंग। यहाँ पर यील्डिंग होता है, यानी कि इधर जो है मटेरियल्स होते हैं वो स्लिप हो जाते हैं, स्ट्रेन बहुत दिखाते हैं, यानी कि दूर दूर भागते हैं, स्ट्रेन बहुत दिखाता है, ठीक है। और ये जो रीजन है OTC, इसमें क्या है, वॉल्यूम चेंज हो जाता है, ये याद रखना, इसमें वॉल्यूम चेंज होता है OTC, यानी कि इलास्टिक रीजन में वॉल्यूम चेंज होता है। इसके बाद जो प्लास्टिक रीजन है उसमें वॉल्यूम चेंज, स्ट्रेन तो बहुत आता है, देखो इसमें स्ट्रेन बहुत आता है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। उसके बाद फिर से इसको बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग, इस वाले स्ट्रक्चर को स्ट्रेन हार्डनिंग कहते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग, ETF ये आता है। जो FTG इसको हम बोलते हैं नेकिंग, क्या बोलते हैं, नेकिंग। देखो नेकिंग क्यों कहते हैं, देखो अगर मटेरियल पहले ऐसे होता है, जब वो फेल हो जाता है तो इस तरह इसका ये कमज़ोर पड़ जाता है, मतलब ये बहुत साइज इसका छोटा हो जाता है, ठीक है, इसका साइज जो है बहुत छोटा हो जाता है।
ऐसे नेक जैसा बनता है तो इसके बोलते हैं नेकिंग। और जो पॉइंट जी है इधर फेलियर हो जाता है। ठीक है, स्ट्रेन हार्डनिंग, देखो इधर स्ट्रेंथ फिर से इंक्रीज हो जाती है क्योंकि क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर जो है, देखो अगर ऐसे पहले ये मॉलिक्यूल्स या मतलब कोई भी मटेरियल होता है तो इसमें लास्ट में ऐसे हुक्स बनते हैं, हुक्स यानी कि क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर इसका चेंज हो जाता है। तो इधर ये बहुत ज़्यादा थोड़ा स्ट्रेंथ हाई दिखाता है। इसके बाद इसका एब्रेप्ट, जब ये मटेरियल ऐसे ये लॉग इनका टूट जाता है, इसके बाद ये फेल हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से जो लास्ट में फेलियर हो जाता है वो 45 डिग्री एंगल पर होता है। ज़्यादातर देखा वो कप शेप्ड होता है। ठीक है, ऐसे कप शेप्ड फेलियर हो जाता है। और ये स्ट्रेन हार्डनिंग ई तो एफ, ये देख लेना, मैंने आपको बोला कि क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है इसलिए थोड़ा स्ट्रेंथ फिर से इंक्रीज हो जाते। फिर इस वाले रीजन में एफ टू जी, इस वाले रीजन में क्या है, इस वाले रीजन में डायमीटर डिक्रीज होता है, जैसे मैंने इधर दिखाया कि डायमीटर डिक्रीज होता है। इस वाले एफ जी रीजन में डायमीटर डिक्रीज होता है। और जो फेलियर होता है हो जाता है लास्ट में डक्टाइल मटेरियल में, वो टेंसाइल लोड वो 45 डिग्री पर होता है। और टेंसाइल मटेरियल याद रखना, ये ज़्यादातर ये वीक होते हैं, किस में वीक होते हैं, शेयर में। देखो कैलकुलेट द रिजिडिटी ऑफ ए मटेरियल, जे जी जी ठीक है, रिजिडिटी जो मटेरियल होता है, ये जी जो है रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल होता है। यहाँ पर ई दिया है, देखो जो ई होता है ये बराबर होता है 2g1 + म्यू। हमको निकालना है जी, जी होगा बराबर ई डिवाइड बाई 1 + म्यू। देखो ई दिया है, हम हमको क्या चाहिए, एम म्यू। म्यू होता है लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो वो भी दिया है, कितना है, 1/4। तो अगर हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ये होगा 2 × 10⁵ डिवाइड बाई 2, 1 + 0.5 इसका वैल्यू आएगा। तो ये निकल के आएगा 0.8, 10⁵/5 आंसर जो होगा। लास्ट क्वेश्चन में आंसर बताया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 8 हम करेंगे। सिंपली सपोर्टेड बीम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो आएगा वो सेंटर पर आता है। ठीक है, ये सेंटर पर आता है। देखो अगर हम कैंटिलीवर बीम लेंगे, इसमें जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा वो इधर एंड पर आएगा। ऐसी जो कैंटिलीवर है इसमें एंड में ये आएगा। और बाकी जो सब है बीम, देखो इसमें भी अगर हम देखेंगे तो इसमें भी जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा, मैक्सिमम वो सेंटर पर ही आएगा। ठीक है, बिलो द सपोर्ट कहीं पर आएगा ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं, सपोर्ट के नीचे आएगा। ठीक है, देखो इधर जो डिफ्लेक्शन है PL³/3EI, जो स्लोप है PL²/2EI, कितना है एंड पर डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन जहाँ पर मैक्सिमम, देखो यहाँ पर भी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पर, एंड। देखो यहाँ पर कितना है, सेंटर में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, वो कितना है, PL³/48EI। ये कुछ और मटेरियल्स का है। देखो अगर मोमेंट m लगा तो स्लोप कितना आएगा, ML/EI, ये ML²/2EI, ये याद रखना। देखो इधर जो डिफ्लेक्शन है वो 5/384 WL, लेकिन अगर यही होगा फिक्स्ड सपोर्ट तो ये 1/384 WL 4/EI आएगा, क्योंकि इसका 1/5 टाइम्स होता है, फिक्स्ड सपोर्ट का 1/5 टाइम्स होता है सिंपली सपोर्टेड बीम का। और इधर ये 1/4 टाइम्स है किसका, देखो 1/4 टाइम्स, इधर मैंने ऑलरेडी दिखाया था, ये 1/4, इसका 1/4 होगा ये। ठीक है, फिक्स्ड सपोर्ट के लिए ये 1/4, यानी कि डिफ्लेक्शन डिक्रीज हो जाता है, किसमें, डिफ्लेक्शन डिक्रीज होता है इन केस ऑफ फिक्स्ड सपोर्ट। और इधर ये 1/5, किसका 1/5, इस वाले का, तो ये इसलिए आएगा 1/384। इसके लिए जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है इसके लिए इतना है, ये याद रखना। देखो इसके बाद जो बॉडी
इन विच डिफॉर्मेशन कैन बी नेग्लेक्टेड इन द एनालिसिस इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। और ये जो रिजिड बॉडी है ये हम पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। इंजीनियरिंग में फॉर एग्जांपल देखो कोई भी बॉडी है, इस पर हमने इधर पी लोड लगाया, इसमें डिफॉर्मेशंस आ गई, लेकिन ये डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्मॉल है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर पी पहले इधर था, ये फॉर एग्जाम्पल 5 किलोमीटर की बॉडी है, 5 किलोमीटर लेंथ की कोई बॉडी समझो, तो हमने इस पर कोई भी डिफॉर्मेशन दिखाया तो इधर ये 2 mm का डिफॉर्मेशन आया। कितना? 2 mm का डिफॉर्मेशन आया। पहले बी इधर था, अब ये इधर आया, तो ये बहुत कम है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द बॉडी। तो इधर जो हम डिफॉर्मेशन है ये हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये हम पढ़ते हैं किस में? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। अगर हम यही डिफॉर्मेशन जिनको हम कंसिडर करते हैं ये पढ़ते हैं हम किस में? सॉम में। और सॉम में किस में सॉम में हम रिजिड बॉडी का डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशंस पढ़ते हैं किसी भी बॉडी का। और एफएम में हम पढ़ते हैं डिफॉर्मेशंस ऑफ लिक्विड्स। इधर हम डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड बॉडी पढ़ते हैं, इधर हम डिफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड बॉडी, क्योंकि एफएम में हम कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन पढ़ते हैं। अगर किसी भी पॉइंट पर लोड पड़ेगा तो वो डिफॉर्मेशन दिखाएगा, तो वो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन, वो किस में हम पढ़ते हैं? सॉम में। तो अभी जो रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन ऑफ अ बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज नोन एज स्ट्रेन। ये हमने ऑलरेडी दिखाया, देखो DL/L। हमने बोला था ये स्ट्रेन है, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेन। अगर ये लॉन्गिट्यूडिनल होगा तो, या एक्सियल फोर्स लगाया हमने, इसको हम बोलते हैं लीनियर स्ट्रेन। अगर यही हमने किसी बॉडी पर लगाया, फॉर एग्जांपल इधर शेयर स्ट्रेस लगाया हमने, तो पहले जो ये एंगल था ये सपोज करो 90 डिग्री। अब हमने इसमें शेयर स्ट्रेस लगाया इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। अब ये शेयर 90 डिग्री नहीं रहा, ये चेंज हो गया, इसको हम बोलेंगे शेयर स्ट्रेन, यानी कि शेयर की वजह से उसको हम बोलेंगे शेयर स्ट्रेन। ठीक है, देखो अब हम पहले ये डिफाइन करेंगे स्ट्रेस क्या होता है। अगर हम किसी भी बॉडी पर लोड लगाएंगे, सब फॉर एग्जांपल ये बॉडी है कोई, इस पर हमने लोड लगाया, तो इस बॉडी में डिफॉर्मेशन स्टार्ट होंगी। लेकिन उन डिफॉर्मेशन से पहले, जनरेट होने से पहले स्ट्रेस डेवलप होगा। ये इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, यानी कि अगर हमने लोड लगाया तो यहाँ पर स्ट्रेस डेवलप होगा। यही स्ट्रेस जो है ये इस डिफॉर्मेशन को होने नहीं दे होने नहीं देगा, यानी कि डिफॉर्मेशन को रोकेगा। उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस, यानी कि इंटरनल प्रॉपर्टी जो जनरेट होती है अंडर द एक्शन ऑफ लोड। क्यों जनरेट होता है? ताकि ये इन डिफॉर्मेशंस को रोके, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। और ये स्ट्रेस कितना मैक्सिमम डेवलप हो सकता है, स्ट्रेस कितना डेवलप होगा मैक्सिमम, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। ठीक है, और अगर कभी कभी अब ये स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, फिर भी स्ट्रेन आते हैं। अगर हमने लोड लगाया तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन अगर अंडर द एक्शन ऑफ एक्सियल लोड। अगर शेयर में फोर्स लगाया होगा तो हम उसको बोलेंगे शेयर स्ट्रेन। ठीक है, देखो इधर मैंने ये दिखाया है शेयर स्ट्रेन, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड ए मटेरियल अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। अगर डिफॉर्मेशन होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना डेवलप होगा, उसको हम बोलेंगे इट इज़ ऑलवेज डेवलप टू रिस्ट्रिक्ट द डिफॉर्मेशन, यानी कि डिफॉर्मेशन होने नहीं देता है। देखो अगर ये पी लगाया, इसको हम बोलेंगे लीनियर स्ट्रेन। अगर फोर्स, शेयर फोर्स पी लगाए तो इसको हम बोलेंगे, यानी कि इस डायरेक्शन में खाली ये चेंज हो गया। देखो खाली पहले जो 90 डिग्री था इधर एंगल, वो खाली चेंज हो गया, वो अब 90 डिग्री नहीं रहा। ठीक है, उसको हम बोलेंगे वहां पर शेयर स्ट्रेन आया है। शेयर स्ट्रेन हम देखो देखो इधर स्ट्रेन और इट मे रिजल्ट इन द चेंज इन द साइज। ठीक है, चेंज इन साइज, अगर साइज में चेंज हो गया तो वो लीनियर स्ट्रेन है, याद रखना। लीनियर स्ट्रेन की वजह से क्या, साइज में चेंज आता है और वॉल्यूम में भी। अगर शेप में चेंज आया तो उसको हम बोलेंगे वो शेयर स्ट्रेन होगा। ठीक है, शेयर स्ट्रेन की वजह से हम बोलेंगे, शेयर स्ट्रेन की वजह से शेप चेंज हो जाता है, और लीनियर स्ट्रेन की वजह से क्या हो जाता है, साइज चेंज हो जाता है। ठीक है, और नॉर्मल स्ट्रेन मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया है। नॉर्मल स्ट्रेन ये एक्सटेंशन होता है, इसको हम इसे डिफाइन करते हैं DL/L, या लास्ट में DU/dx। और जो शेयर स्ट्रेन होता है वो डिफाइन करते हैं DU/dx प्लस DU/dy, क्योंकि वो दो डायरेक्शंस में चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पर ये मटेरियल देखो, ये यहाँ पर कितना चेंज हो, देखो यहाँ से यहाँ तक ये dy था,
ठीक है, ये डायमेंशन dy, इस डायरेक्शन में कितना हो गया, du चेंज हो गया। ऐसे इस डायरेक्शन में कितना हो गया, फॉर एग्जांपल ये dx था, इधर से इधर ये dx, और ये du ये dv मानो, तो ये जो टोटल चेंज होगा du बाई dy, देखो du बाई dy, और इस डायरेक्शन में कितना हो गया, dv बाई dx। तो शेयर स्ट्रेन ऐसे हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, ये याद रखना ये। और यहाँ पर लिखा है चेंज इन शेप हो जाता है किसकी वजह से, शेयर स्ट्रेन की वजह से, लेकिन नॉर्मल स्ट्रेन की वजह से क्या होता है, चेंज इन साइज। ठीक है, इधर ये पॉइंट्स याद रखना कितने। थैंक यू वेरी मच।